गिरधारी नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में अपनी चूड़ियों की गठरी लेकर चूड़ियां बेच रहा था। अरे रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल नीली नीली हरी पीली रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। तभी एक औरत गिरधारी के पास आकर बोली, क्या हाल है गिरधारी भैया? सारा दिन गांव में चूड़ियां बेचते रहते हो, कितना कमा लेते हो? गिरधारी हंसते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, अरे दीदी, पेट भर भोजन मिल जाता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऊपर वाला सम्मान की जिंदगी दे रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, वो हरी वाली चूड़ियां मुझे दिखाओ, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। गिरधारी हरी चूड़ियां उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये लो दीदी, कितने की है? आपके लिए सिर्फ 2 आने की। यह सुनकर औरत बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, अरे गिरधारी, ये तो बहुत महंगी है। 2 आने में तो 10 किलो गेहूं आ जाते हैं। अरे दीदी, वो सब छोड़ो, आप तो ये देखो, जब हरी चूड़ी पहनकर आप ऐसे खनन खनन करते हुए निकलोगी ना, सारा गांव आपको देखता रह जाएगा। बस गिरधारी की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए 2 आने गिरधारी के हाथ में पकड़ा दिया। गिरधारी खुश होते हुए अपने घर चला गया। घर पर गिरधारी ने अपनी चूड़ियों की गठरी रखी ही थी कि तभी उसकी भाभी नीलम गिरधारी से बोली, आज कितने की बिक्री हुई है? भाभी, आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई, सिर्फ एक औरत ने चूड़ी खरीदी, वो भी 2 आने की। देखो गिरधारी, तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये चूड़ियाँ बेचने का धंधा बंद कर दो और अपने भैया के साथ खेती करो। अरे तुम महीने में मुश्किल से 2 या 3 आने ही घर पर देते हो और इससे कहीं ज्यादा तो तुम भोजन खा जाते हो। आने दो तुम्हारे भैया को आज, तो मैं इस मामले को आर पार करके ही रहूंगी। शाम को गिरधारी का बड़ा भाई बलू जैसे ही घर पर आया, नीलम उस पर बरस पड़ी। देखो जी, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उससे साफ साफ कह दीजिए, अगर उसे इस घर में रहना है तो फिर महीने में कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने पड़ेंगे। अरे नीलम, कम से कम मुझे सांस तो लेने दे। अरे मैं खेत से काम करके थका हारा घर पर लौटा हूँ। पानी देने के बजाय तुम मुझ पर आते ही बरस पड़ी। ऐसा वैसा ये बोलो, अरे रुक जाओ थोड़ा। क्योंकि मैं कई घंटों से आपकी आने का ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है, आज तुम्हारे छोटे भाई गिरधारी ने मेरे हाथ में सिर्फ 2 आने रखे हैं। अब तुम ही बताओ, 2 आने में कोई घर चल सकता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है। नीलम, तुम मेरे छोटे भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे क्या मेरा कमाया हुआ धन कम पड़ रहा है तुम्हें, जो उसके पीछे पड़ी रहती हो? कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत करके अपना शरीर दुखाओ और आपका छोटा भाई चूड़ियों की गठरी लेकर सारे गांव में मौज मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कर लीजिए। नीलम के कहने पर बलू न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई गिरधारी के कमरे में चला गया। गिरधारी उदास बैठा हुआ था। गिरधारी को उदास देखकर बलू बोला, गिरधारी, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी नीलम सही ही कहती है। अब आखिर तुम चूड़ियां बेचकर कितना ही कमा लेते हो? तुम मेरे साथ खेत में काम क्यों नहीं करते हो? देखो, हम दोनों भाई मिलकर अगर खेत में काम करके खेती करेंगे तो घर में और अधिक धन आएगा। ना भैया, आप तो जानते हैं कि मैं चूड़ी बेचने का धंधा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पिताजी की निशानी है। हमारे पिताजी भी चूड़ियां बेचने के नाम से ही आसपास के गांवों में प्रसिद्ध थे। मुझे अच्छा लगता है भैया ये काम। हाँ, जानता हूँ रे गिरधारी कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन पिताजी चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से निकले थे, मगर वो वापस लौटकर नहीं आए। गिरधारी, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम्हारा खर्च चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारा विवाह भी होगा। विवाह के बाद तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी ही पड़ेंगी ना।
गिरधारी उदास होकर बिना खाना खाए अपने घर से बाहर निकल गया और एक पुराने पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। तभी गांव का मुखिया आकर गिरधारी से बोला, लगता है तुम सुबह से भूखे हो, क्यों? हाँ, आप सही कहते हैं मुखिया जी। चूड़ियां बेचकर जब घर आया था तो सोचा था कि भाभी के हाथ की गरम गरम रोटी खाऊंगा, मगर भाभी के हाथ की गरम गरम रोटी तो नहीं मिली, मगर गरम गरम डांट जरूर मिल गई। मुखिया मुस्कुराते हुए गिरधारी से बोला, गरम गरम डांट? देख गिरधारी, मैं तुम्हारे भाई बलू और तुम्हारी भाभी नीलम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। समझता हूँ तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारी भाभी जुबान की थोड़ी सी बुरी जरूर है, लेकिन दिल की उतनी बुरी नहीं है। वो जो कहती है सच कहती है। देखो, तुम चूड़ियां बेचने का धंधा बंद करके अपने भाई के साथ खेत में हाथ क्यों नहीं बंटाते हो? खेत का काम करोगे दोनों साथ मिलकर तो और अच्छा आगे बढ़ोगे। क्यों? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं पिताजी के धंधे को नहीं छोड़ सकता। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तब मैं भी पिताजी के साथ चूड़ियां बेचने के लिए आसपास के गांवों में जाया करता था। हाँ बेटा गिरधारी, मुझे भी याद है। और तुम्हारे पिताजी केवल इस गांव में चूड़ियां नहीं बेचते थे, बल्कि इस गांव के बाहर भी चूड़ियां बेचते थे। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बिक्री कम क्यों होती है, क्योंकि तुम केवल अपने ही गांव में चूड़ियां बेचते हो, समझे? मुखिया की बात सुनकर गिरधारी बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, हाँ, मुझे आपकी बातों में काफी दम नजर आ रहा है मुखिया जी। आप सही कहते हैं, पिताजी इस गांव के बाहर आसपास के गांवों में भी चूड़ियां बेचते थे। हाँ, मैं नदियापुर राज में जाकर चूड़ियां बेचूंगा, वहां अधिक बिक्री होगी। ये सही कहा आपने। हाँ, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है गिरधारी। वहां पर इस गांव से ज्यादा धनवान लोग भी रहते हैं और हो सकता है कि नदियापुर राज्य में इतनी कमाई हो जितना तुम्हारा बड़ा भाई बलू भी खेत में काम करके नहीं कमा पाता। इतना बोलकर मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और गिरधारी मुस्कुराते हुए अपने घर गया। अगले दिन गिरधारी अपनी गठरी उठाते हुए अपने भैया और भाभी से बोला, मैं चलता हूँ भैया और भाभी। चलता हूँ से क्या मतलब है? अरे भाई, तुम चूड़ियां बेचने ही तो जा रहे हो ना? आपने सही कहा भैया, मैं चूड़ियां बेचने ही जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं गांव में चूड़ियां नहीं बेचूंगा, बल्कि नदियापुर राज्य में जाकर चूड़ियां बेचूंगा। क्या कह रहे हो? नदियापुर राज्य का रास्ता यहाँ से 7 दिन के फासले पर है। तुम इतनी दूर चूड़ियां बेचने जाओगे? आपने सही कहा, आपको घर चलाने के लिए ज्यादा धन चाहिए ना, और ज्यादा धन मैं राज्य में ही चूड़ियां बेचकर कमा सकता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, चाहता हूँ मैं। इतना बोलकर गिरधारी चूड़ियों की गठरी लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गिरधारी नदियापुर राज्य में पहुंच गया। नदियापुर राज्य को देखकर गिरधारी आश्चर्य से अपने आप से बोला, अरे वाह, ये नदियापुर राज्य तो बड़ा ही सुंदर है। चारों ओर नदियों से घिरा हुआ हरा भरा राज्य। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो कुएं के मेंढक की तरह था, जो अब तक अपने गांव को ही पूरा संसार समझ रहा था। वाह, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां चूड़ियां, नीली पीली हरी नारंगी रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। कुछ ही देर में गिरधारी की आधी चूड़ियां बिक गईं। गिरधारी फिर से अपने आप से बोला, गांव में तो इतनी चूड़ियां महीनों में नहीं बिक पाती थी। अरे, यहाँ तो कुछ ही देर में आधी चूड़ियां बिक गई। अब अगर बाकी बची हुई चूड़ियां भी बिक जाएं, तो फिर तो मजा ही आ जाए। तभी नदियापुर राज्य का एक व्यक्ति गिरधारी से बोला, लगता है इस राज्य में नए हो भैया। हाँ, सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे, अगर तुम्हें चूड़ियां बेचना है तो नदियापुर राज्य की नदी की ओर चले जाओ, वहां तुम्हारी सारी चूड़ियां बिक जाएंगी। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? भला नदी के किनारे चूड़ियां कैसे बिकेंगी? वह व्यक्ति हंसते हुए गिरधारी की ओर देखकर बोला, अरे, शायद तुम्हें नहीं मालूम, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए आई हुई हैं। तुम्हारी सुंदर सुंदर चूड़ियां राजकुमारी कुसुम और उसकी सखियों को बहुत पसंद आएंगी। अरे,
जाकर दिखाओ तो सही। उस व्यक्ति की बात सुनकर गिरधारी तुरंत नदियापुर राज्य की नदी की ओर चल दिया, जहां राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। गिरधारी के पास इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां देखकर राजकुमारी गिरधारी की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। मेरा नाम गिरधारी है राजकुमारी जी। अगर आप इन चूड़ियों को पहनेंगी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगी। ठीक है, जिस रंग की चूड़ी मेरी कलाई पर अच्छी लगेगी मैं वही चूड़ी तुमसे खरीद लूंगी, वो भी तुम्हारी अपनी मनचाही कीमत पर। इतना बोलकर राजकुमारी ने कलाई आगे की ओर कर दी और बोली, अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहनाओ गिरधारी चूड़ी वाले। गिरधारी राजकुमारी को चूड़ियां पहनाने लगा। कुछ ही देर में गिरधारी ने एक एक करके राजकुमारी को सारी चूड़ियां पहनाकर दिखा दी, मगर राजकुमारी को कोई भी चूड़ी पसंद नहीं आई। तुम्हारी चूड़ियां अच्छी हैं गिरधारी चूड़ी वाले, लेकिन जो चूड़ी मुझे चाहिए वो चूड़ी तुम्हारे पास नहीं है और न ही वो चूड़ी तुम्हारे पास हो सकती है। तभी राजकुमारी की एक सहेली गिरधारी को सोने के 5 सिक्के देते हुए बोली, गिरधारी चूड़ी वाले, ये सारी चूड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी को जो चूड़ी पसंद है वो तुम नहीं ला सकते। गिरधारी ने 5 सोने के सिक्के खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिए और वह चूड़ियों की गठरी राजकुमारी की सहेली को देते हुए राजकुमारी से बोला, ऐसी कौन सी अनोखी चूड़ी है जो आपको पसंद है राजकुमारी जी? आप मुझे बताइए, वो चूड़ी मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो गिरधारी चूड़ी वाले। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। तब तुम्हारी ही तरह दिखने वाला एक चूड़ी वाला मेरी माँ को चूड़ियां बेचने के लिए आया था। मेरी माँ ने वही चूड़ी उस चूड़ी वाले को लाने के लिए कहा था और उस चूड़ी वाले ने वचन दिया था कि वो चूड़ी मेरी माँ को जरूर पहनाएगा, मगर वो आज तक वापस नहीं आया और मेरी माँ उसका इंतजार करते करते चल बसी। अब देखो, हो सकता है कि उस चूड़ी वाले की कोई मजबूरी रही हो जो वो वापस नहीं आ सका, लेकिन आप मुझे तो बताइए कि आखिर वो अनोखी चूड़ी किस प्रकार की है और वो कहाँ मिलेगी। मैं वो चूड़ी आपको जरूर भेंट करूंगा। ये एक खास किस्म की चूड़ी है जो दिन के प्रकाश में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। कहते हैं कि उस चूड़ी के बारे में नदियापुर राज्य के घने जंगल में रहने वाला एक साधु ही जानता है, जो एक गुफा के अंदर तपस्या में लीन है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ राजकुमारी जी, अब जब भी मैं नदियापुर राज लौटूंगा वो चूड़ी हासिल करके ही लौटूंगा। अगर तुम वो चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए गिरधारी चूड़ी वाले, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को भी चूड़ी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे अपना सारा जीवन ऐशो आराम से व्यतीत करेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर गिरधारी मुस्कुराता हुआ नदियापुर के घने जंगल की ओर चल दिया। वैसा देख जंगल के काफी अंदर चला गया। गिरधारी के पैर बुरी तरह से थक चुके थे। तभी जंगल में भयंकर वर्षा होने लगी। वर्षा को देखकर गिरधारी अपने आप से बोला, अरे, मैं तो जंगल में काफी अंदर तक निकल आया हूँ, लेकिन कोई गुफा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और ऊपर से बारिश भी हो गई है। अरे, मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। गिरधारी बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी गिरधारी की नजर झाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गुफा पर पड़ी। गिरधारी उस झाड़ियों के बीच छुपी हुई गुफा को बहुत गौर से देखता हुआ अपने आप से बोला, आह, कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी मुझे बता रही थी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर ये वो गुफा नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने के लिए ठिकाना तो हो ही जाएगा। गुफा के अंदर अंधेरा था। गिरधारी ने देखा कि अंधेरे में एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उनके सामने कुछ लकड़ियां जल रही थीं। अचानक साधु ने आंखें खोलकर गिरधारी की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल रहस्यों से भरा पड़ा ना? मेरा नाम गिरधारी है साधु महाराज, और मैं चूड़ी बेचने का व्यापार करता हूँ। मैं एक ऐसी अनोखी चूड़ी की तलाश में आया हूँ जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। गिरधारी की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में उसे गौर से देखते हुए बोले, हाँ, तो ये बताओ
क्या तुम जानते हो कि उस अनोखी चूड़ी के अंदर कुछ रहस्यमय शक्तियां भी हैं और उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं है? नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि उस अनोखी चूड़ी में कौन सी रहस्यमय शक्तियां हैं और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने तो बस राजकुमारी कुसुम को वो चूड़ी भेंट करने का वचन दिया है। मैं बस उस वचन को पूरा करना चाहता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। हाँ, तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक झरना बहता है। आधी रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी से ये जंगल नहाने लगे, तब तुम उस झरने के पानी के अंदर प्रवेश कर जाना और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ बहते हुए पानी की ओर कर लेना। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट और लालच नहीं होगा तो वो चूड़ी स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या किसी के लिए क्रोध या द्वेष हुआ तो वो झरने का पानी तुम्हें उसी समय अपने अंदर डुबो देगा। ठीक है साधु महाराज। इतना बोलकर गिरधारी भयंकर वर्षा के बीच ही उस झरने की तलाश में निकल गया। गिरधारी को झरने की तलाश करते करते काफी समय बीत चुका था। आधी रात का वक्त हो चुका था और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। तभी अचानक गिरधारी की नजर सामने एक झरने पर पड़ी। गिरधारी ने देखा कि आसपास का सारा जंगल चंद्रमा की रोशनी से नहाया हुआ था। गिरधारी अपने आप से बोला, हाँ, लगता है ये वही झरना है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। गिरधारी उस झरने के पानी के अंदर प्रवेश कर गया और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ झरने के पानी की ओर कर लिया। अगले ही पल झरने की कुछ बुलबुलों के साथ एक सुनहरे रंग की अनोखी चूड़ी गिरधारी के हाथ में आ गई। गिरधारी ने तुरंत आंखें खोल ली। अरे वाह, ये तो वाकई अद्भुत, चमत्कारी और अनोखी चूड़ी लगती है। मुझे अब इस अनोखी चूड़ी को राजकुमारी को भेंट कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने उन्हें वचन दिया था। चल गिरधारी, अब वचन पूरा किया जाए। इतना बोलकर गिरधारी उस झरने से बाहर आ गया। झरने से बाहर गिरधारी कुछ कदम दूर ही चला था कि अचानक उसके कानों में एक व्यक्ति की कड़कदार आवाज टकराई। वहीं पर रुक जाओ लड़के, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तलवार से तुम्हारी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दूंगा। गिरधारी उस डाकू को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम अंधेरा डाकू है। मैं इस जंगल का डाकू हूँ। चल बेटे, वो चूड़ी मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं चूड़ी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तभी डाकू अंधेरा डाकू ने अपनी तलवार निकाल ली और गिरधारी को डराते हुए बोला, तो चल बेटा, सीधी तरह से मेरे साथ चल। गिरधारी हाथ जोड़ता हुआ डाकू अंधेरा डाकू से बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अंधेरा डाकू, मुझे जाने दो। और मैंने जो अनोखी चूड़ी बड़ी मुश्किल से हासिल की है उसे मुझसे मत छीनो। मैं वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी कुसुम को भेंट करना चाहता हूँ। बकवास बंद कर और सीधी तरह से मेरे साथ चल। अब अगर तूने कुछ भी ऊंच नीच की तो मैं नहीं, मेरी तलवार तुझसे बात करेगी। सीधा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, समझा? चल मेरे साथ। गिरधारी के पास डाकू अंधेरा डाकू की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गिरधारी चुपचाप डाकू अंधेरा डाकू के साथ साथ चलने लगा। डाकू अंधेरा डाकू गिरधारी को जंगल की घनी झाड़ियों से ले जाता हुआ एक झोपड़ी की ओर ले गया और बोला, सीधी तरह से झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। जाओ। देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसी समय मार सकते हो, परंतु मैं अपने जीते जी वो चूड़ी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, वो चूड़ी तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। जो मैं कहता हूँ वो करो। इस झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। जाओ। गिरधारी चुपचाप झोपड़ी के अंदर घुस गया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही गिरधारी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक चारपाई बिछी हुई थी और एक बूढ़ी स्त्री की लाश उस चारपाई पर पड़ी हुई थी। ये देखकर गिरधारी बुरी तरह से कांपता हुआ डाकू अंधेरा डाकू से बोला, सच बताओ, तुमने इस बेचारी बूढ़ी स्त्री की हत्या क्यों कर दी? क्यों हत्या कर दी? ज्यादा बकवास मत कर बच्चे। चल
सीधी तरह से वो अनोखी और रहस्यमयी चूड़ी मेरे हवाले कर दे। तू उस चूड़ी के रहस्य के बारे में नहीं जानता। ला। और मैं जानना भी नहीं चाहता। तभी अंधेरा डाकू तलवार लेकर गिरधारी के नजदीक आकर बोला, हाँ, मैं तुझे अब आखिरी मौका देता हूँ। इसके बाद मैं तुझ पर तरस नहीं खाऊंगा। तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, समझा? अंधेरा डाकू ने इतना कहा ही था कि तभी गिरधारी ने अंधेरा डाकू को धक्का दे दिया। अंधेरा डाकू को गिरधारी से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके गिरते ही तलवार ऐसे ही गिरधारी से छूट पड़ी और रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां का दृश्य दूसरे दृश्य में परिवर्तित हो गया। अचानक वह बूढ़ी स्त्री चारपाई से उठकर बैठ गई और एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। तभी गिरधारी ने देखा कि अंधेरा डाकू अचानक उठकर खड़ा हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। यह देखकर गिरधारी आश्चर्यचकित होकर उस राजा की ओर देखकर बोला, आखिर ये कैसा चमत्कार है? राजन, मेरी पत्नी मरी हुई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी पत्नी श्राप से मुक्त हो गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। बरसों पहले मैं अपनी पत्नी को इस जंगल की सैर कराने के लिए लाया था। तभी मुझे उसी झरने के पास, जहां पर तुम मुझे मिले थे, तुम्हारे ही जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति मिला। मैंने उस व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया। वह व्यक्ति मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा कि वह चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की, परंतु मैं नहीं माना और मैंने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक निर्दोष की हत्या की है। उन्होंने मेरी पत्नी को एक मरी हुई बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित कर दिया और मुझे डाकू में परिवर्तित कर दिया और कहा कि मैं अपनी पत्नी का बूढ़ा मरा हुआ रूप रोज देखूंगा और डाकू के रूप में ही इस जंगल में भटकता रहूंगा। यही मेरी सजा है। मैं साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, क्षमा मांगी, सब कुछ किया। कुछ देर बाद आखिरकार साधु को मुझ पर तरस आ ही गया और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन कोई मन का सच्चा व्यक्ति इस जंगल में आएगा और झरने से उस अनोखी चूड़ी को हासिल कर लेगा, तब तुम समझ जाना कि वही व्यक्ति तुम्हारे श्राप को तोड़ सकता है। तुम उस व्यक्ति को इतना परेशान करना कि वह तंग आकर तुम्हारी हत्या कर दे। तुम्हारी हत्या होते ही तुम्हारे ऊपर से श्राप खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बस यही बात है। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे तलवार की नोक पर इस झोपड़ी तक लेकर आए थे? हूँ, यही बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल, तुमने सही कहा। मैं तब से उस झरने के आसपास ही भटक रहा था। शायद तुम्हारे ही इंतजार में था। इतना बोलकर राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर वहां से चला गया और गिरधारी वह अनोखी चूड़ी लेकर सीधे नदियापुर राज्य के महल के अंदर गया। महल के दरबार में राजकुमारी कुसुम अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। राजकुमारी कुसुम गिरधारी को देखकर चौंकती हुई बोली, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है गिरधारी चूड़ी वाले कि तुम वह अनोखी चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए। आपने सही पहचाना राजकुमारी कुसुम। इतना बोलकर गिरधारी ने वह अनोखी चूड़ी राजकुमारी को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए राजकुमारी, मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। इसे अपने हाथ से मुझे पहना दो गिरधारी। गिरधारी ने वह अनोखी चूड़ी राजकुमारी की कलाई में पहना दी। अचानक राजकुमारी की आंखें नीले रंग की किरणों से चमकने लगीं और फिर से सामान्य हो गईं। यह कैसा चमत्कार था राजकुमारी? गिरधारी, क्या तुम इस अनोखी चूड़ी के रहस्य के बारे में जानते थे? नहीं राजकुमारी। हाँ, गुफा में मौजूद साधु महाराज ने मुझे बताया तो था, लेकिन मुझे इसके रहस्य के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। गिरधारी, इस अनोखी चूड़ी को जब कोई ऐसी स्त्री पहनती है जिसे कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, तो वह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं भी एक ऐसे ही रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज संभव नहीं था और वही रोग मेरी माँ को भी था।
इसीलिए मेरी माँ ने उस चूड़ी वाले को यह चूड़ी लाने के लिए कहा था। लेकिन शायद यह अनोखी चूड़ी मेरी माँ की किस्मत में नहीं थी। मेरी माँ को उसी रोग के बच्चे से अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गए। गिरधारी साधु को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे आप तो वही साधु हैं जो मुझे गुफा के अंदर मिले थे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राजकुमारी कुसुम जिस व्यक्ति के बारे में बता रही थी, क्या तुम जानते हो वह व्यक्ति कौन था? पहले ठीक इसी प्रकार राजकुमारी कुसुम की मां तुम्हारे पिता से मिली थी और तुम्हारे पिता इसी अनोखी चूड़ी की तलाश में उस झरने तक पहुंचे थे। मगर चूड़ी को हासिल करने से पहले ही वह एक राजा के हाथों मारे गए। मैंने उस राजा को श्राप दे दिया और यह वही राजा था जो तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले श्राप मुक्त हुआ है। यह सुनकर गिरधारी मुस्कुराता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, हाँ साधु महाराज, जब उस राजा ने मुझसे कहा था तब मुझे थोड़ा शक तो हुआ था कि कहीं वो मेरे पिता तो नहीं थे। उस राजा ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी गिरधारी। अगर तुम्हें शक हुआ था तो तुम चाहते तो उस राजा से बदला ले सकते थे। तुम्हारे हाथों में तलवार थी। नहीं साधु महाराज, शायद मेरे पिता की किस्मत में यही लिखा था और उस राजा को उसके किए की भारी सजा भी मिल चुकी थी। साधु मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। राजकुमारी कुसुम ने गिरधारी को ढेर सारा सोना देकर वहां से विदा कर दिया और गिरधारी अपने घर पर आ गया। गिरधारी सारी घटना अपने भैया और भाभी को बताने लगा। इतना ढेर सारा सोना देखकर गिरधारी की भाभी बोली, मुझे माफ कर दो गिरधारी। मैं अब तक तुम्हारी चूड़ी बेचने के धंधे को बुरा भला बोलती चली गई, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम सब इतने धनवान हो गए हैं कि अब हमारी 7 पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुनकर गिरधारी मुस्कुराने लगा।